जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन इकोनॉमी की टॉप 500 MCQ सीरीज कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते भी हैं इस वीडियो का क्या है। देखिए हम लोगों ने कितने भी BC करे हैं, 21 से स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट बैंक एडमिनिस्टर्ड बाय विच बैंक। ठीक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक किस बैंक द्वारा प्रशासित एक विकास बैंक है। ठीक है, देखिए जो आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, इसको एडमिनिस्टर करता है आपका वर्ल्ड बैंक। कौन सा? विश्व बैंक। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इसको बनाया कब गया था? ये बना था आपका 1944 में। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन, USA में हेडक्वार्टर है इसका। अब देखिए उस समय बनाने की इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि 1944 तक क्या था ना, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रही थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप के बहुत सारे जो देश थे ना, उसमें तबाही मच चुकी थी। ठीक है, तो उसको यूरोप को फिर से अगर बनाना था तो एक बैंक बनाने की जरूरत पड़ी जो यूरोप में फिर से जैसे बिल्डिंग बनानी, रोड बनाने, हाईवे बनाने, उसको फाइनेंस करे। तो फिर वो काम किसने करा? वर्ल्ड बैंक ने करा। ठीक है, अब तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अब जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहां पे आपका जो पॉवर्टी है, गरीबी, उसको दूर करने का काम करता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको पैसा देता है ताकि आप अपने यहाँ पे डैम बना सको, रोड बना सको, हाईवे बना सको। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज रिटन द बुक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके गुन्नर मिर्दल ने। ठीक है, गुन्नर मिर्दल ने लिखी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखो, जैसे ही हमें आजादी मिली थी तो हमारे जितने भी उस समय पे नेता थे उन्होंने कहा था हमें अगर अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी है तो वो हम बढ़ाएंगे इकोनॉमिक प्लानिंग करके। ठीक है, आर्थिक योजना बना के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग 5 साल की हम लोग करेंगे, 5 ईयर प्लान को फॉलो करेंगे। इसमें पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, कृषि पे कैसे ध्यान देना है, कहाँ पे डैम बनाना है। तो पूरा एक 5 साल की तरीके, पंचवर्षीय योजना की तरह चलेंगे। एक चीज और ध्यान रखो, इस देश में जो आखिरी 5 ईयर प्लान था ये था आपका 2012 से लेकर 17 तक। ठीक, क्योंकि जो प्लानिंग करती थी वो कौन करता था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। लेकिन 2014-15 में मोदी जी ने वो योजना आयोग को भंग कर दिया था। फिर उसकी जगह पे, योजना आयोग की जगह पे आया था आपका नीति आयोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा पॉलिटी का भी कंसेप्ट हो गया, लेकिन जीएस तो आपको इंटरलिंक करके पढ़ना ही पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोले जा रहा है कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी में भी करे थे, क्योंकि होता क्या है ना, जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल, और जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, वो उसमें कुछ पार्ट जो है ओवरलैप करता है। तो यही पार्ट है, इसको अच्छे समझना है। बोले जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है। जो आपका ओसाका है ये आपको कहाँ दिखेगा? जापान में दिखेगा। ठीक, ये किसके लिए फेमस है? आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल सही बात है। फिर जो आपका योकोहामा है ये भी आपका जापान में, ये आपका शिप बिल्डिंग के लिए। जो पिट्सबर्ग है ये आपको दिखेगा USA में दिखेगा। ठीक है, और ये फेमस है आपका आयरन एंड स्टील के लिए। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, लोहा तथा इस्पात। और फिर जो ह्यूस्टन है ना, ये आपका ऑटोमोबाइल के लिए फेमस नहीं है। ह्यूस्टन है आपका तेल के भंडारों के लिए, ऑयल रिजर्व्स के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत हो जाता है। इसी वजह से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वो होगा आपका डी वाला, ह्यूस्टन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोले जरा, इसमें भी कौन सा सही मैच नहीं है। ठीक, इसमें पहला आपको जो शहर दे दिया गया वो है आपका अनशन। अनशन आपको दिखेगा चाइना में दिखेगा, ये चाइना में है आपका। ठीक है, तो जो अनशन है आपका ये भी आयरन एंड स्टील, लोहा तथा इस्पात के लिए, ये सही बात है, फेमस है। फिर जो आपका डेट्रॉइट है ये आपका USA में। ये तो डेट्रॉइट को तो याद कर लो, ज्योग्राफी में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। डेट्रॉइट है आपका ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल 4 पहिया वाहन होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है वहां पे, वहीं बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, फेमस है। फिर ओसाका में, जापान में, मैंने आपको बताया टेक्सटाइल के लिए। तो जो सही नहीं होगा वो कौन सा होगा? मॉस्को होगा। ये आपका शिप बिल्डिंग के लिए नहीं है। ठीक है, मॉस्को आपका शिप बिल्डिंग के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? आपका जो मेटल हो गए, ठीक है, केमिकल हो गए, इन सब के लिए फेमस है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी यही बोला जा रहा है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है। मेजर इसमें क्या बोला गया ना, इंडस्ट्री दे दी गई और शहर दे दिया, आपका रीजन दे दिया गया। क्लीवलैंड, ये आपको कहाँ दिखेगा, यूएसए में दिखेगा। कौन सा, क्लीवलैंड। तो ये भी आपका लोहा एवं इस्पात, सही बात है, बिल्कुल सही है, इसके लिए फेमस है, ठीक है। मैं बस टिक हटा दे रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। फिर डेट्रॉइट मैंने आपको बताया, 4 पहिया मोटर व्हीकल, ये भी सही है। फिर आपका फिलाडेल्फिया शिप बिल्डिंग, ये भी सही है। देखिए ये भी आपका यूएसए में है, क्लीवलैंड भी यूएसए में, डेट्रॉइट भी यूएसए में, और जो मिसाबी रेंज है ना, ये भी यूएसए में दिखेगी, ये आपका रेंज है वहां पे। और ये कोल फील्ड के लिए फेमस नहीं है, ये है आपका आयरन ओर के लिए, जो लो अयस्क होता है ना उसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। तो कौन सा सही मैच नहीं है, वो आपका सी वाला, ठीक, ध्यान रखो। तो चारों हो गए ना, ये चारों आपको यूएसए में देखने को मिलेंगे। इसमें भी बोला जरा कौन सा सही मैच नहीं, तो ये जो है वो है आपका सी वाला ऑप्शन, स्कॉटलैंड इंडस्ट्रियल रीजन, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र। ये आपको स्वीडन में नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको यूके में दिखेगा, ठीक। अब बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कहते हैं ये लिखा हुआ है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र, न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन, तो ये तो इंग्लैंड में होना चाहिए था जी, नहीं। जो न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन है ना, ये आपके अमेरिका यूएसए में ही देखने को मिलता है, वहां पे यूएसए में एक रीजन का नाम पड़ गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एनुअल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन 1947, भारत की 1947 में प्रति व्यक्ति सालाना आय कितनी थी। देखिए एनुअल पर कैपिटा इनकम होता क्या, प्रति व्यक्ति आय, जितनी हमारी देश की पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या होगी ना, टोटल पॉपुलेशन, एक सेकंड माफ कीजिएगा, जो आपका आपका ये रहता है ना एनुअल पर कैपिटा इनकम, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जितने भी आपका जीडीपी है देश की, उसको अगर आप जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे ना, जितनी भी वही पॉपुलेशन है, तो जो आपको आंकड़ा मिलेगा वो मिलेगा आपको पर कैपिटा इनकम का। लेकिन पर कैपिटा इनकम ना कभी कभी जो है वो सही दिखाता नहीं है, देखो मतलब ऐसे तो सही आएगा लेकिन वो रियल कंडीशन, रियल सिचुएशन नहीं बता पाता है। क्यों नहीं बताता, ऐसे समझो, मान लो कहीं पे 4 लोग रह रहे हैं, ठीक, 4 लोग रह रहे हैं, ये कमा रहा है आपका 800 रुपए, ठीक, ये कमा रहा है आपका 150 रुपए कमा रहा है, ये कमा रहा है आपका 25 रुपए, अच्छे समझिएगा, ये कमा रहा है आपका 25 रुपए। तो टोटल आपकी जीडीपी कितनी हो गई, जीडीपी सबका प्लस हो गया, 800 प्लस 150, 950, 25 25, तो टोटल जीडीपी हो गई आपकी 1000, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो क्या करना पड़ेगा, यही 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 रुपए से डिवाइड करेंगे। अब जब 4 रुपए से नहीं, 4 लोगों से डिवाइड करेंगे, माफ कीजिएगा। तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपए आ गया। तो अब आप समझो एक जना 800 कमा रहा था, तो एक जना 150, एक जना 25 और एक जना 25, तो ये लोग तो बहुत ज्यादा गरीब थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, और ये लोग थोड़ा बहुत कमाए थे, ये बहुत पैसे वाला है, ऐसा समझ लो ये अडानी अंबानी, और ये जो है थोड़ा बहुत मिडिल क्लास है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों जो है ना इनके साथ मिल गए, बहुत बड़े लोगों के साथ मिल गए, तो इनकी भी प्रति व्यक्ति आय देखिए कितना दिखाने लगा, 250 रुपए दिखाने लगा, जबकि ये दोनों कितना कमा रहे, 25 रुपए, 10 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय आ रही है। तो प्रति व्यक्ति आय में ना रियल सिचुएशन नहीं पता लग पाती, वो एक एवरेज बता देता है आपको। अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में कितनी थी प्रति व्यक्ति आय 1947 में, ये थी आपकी 274 रुपए, 274। अगला क्वेश्चन क्या है, When did the first industrial policy of independent India come? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, तो ये आई थी आपकी 1948 में, ठीक है। 1948 में उस समय पे जो आपके औद्योगिक मंत्री थे ना, इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो थे आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, जो बीजेपी उनको बहुत रिस्पेक्ट करती है, उनके बहुत बड़े लीडर भी हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग व्हाइट रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। देखिए जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ना, ध्यान रखो ये रिलेटेड है आपके दूध से, इसके मिल्क से रिलेटेड है। इसका एक और नाम पड़ गया था ऑपरेशन फ्लड भी पड़ गया था, ठीक। अब देखो ये आया कब है, ये आया है आपके 4th 5 ईयर प्लान में। 4th 5 ईयर प्लान आपका कब से चला है, 1969 से लेके 74 तक। इस समय पे था क्या ना, देश में जो दूध था ना, दूध की काफी कमी होने लग गई थी, ठीक है, तो इसीलिए व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट करा गया। इसके पहले आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरी क्रांति थी वो स्टार्ट हुई थी आपकी गेहूं के लिए और चावल के लिए, व्हीट और राइस के लिए, ठीक है। तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये आपके दूध के लिए। तो हुआ क्या था ना, दूध की कमी होने लगी थी देश में, लेकिन जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद में दूध जो है सरप्लस में होने लगा था, ज्यादा बनने लगा था हमारे। एक चीज और ध्यान रखो, फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है आपके वर्गीस क्यूरिन को, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिल रखा है इन्हें, ठीक है, सी वाला जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन,
मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति कब प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की थी इन्होंने 1991 में, 1991 में। अब देखिए लिबरलाइजेशन होता क्या, पहले तो ये समझो। आप ये समझो, ये हो गई आपकी इकोनॉमी और ये है आपका सरकार। तो पहले क्या था ना, 1991 के पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, उसमें सरकार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था, बहुत इंटरफेरेंस था, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन यही होता है कि कैसे जो सरकार का हस्तक्षेप है ना इकोनॉमी में, इसको क्या करा जाए, दूर करा जाए, इसको कम करा जाए, इसको काटा जाए, ठीक है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है अब वो प्राइवेट प्लेयर्स से ही चलेगी, बस सरकार क्या थोड़ा बहुत इसको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, लेकिन पूरा इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब एक चीज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 1991 के पहले आपने सुना होगा लाइसेंस राज। लाइसेंस राज में क्या होता था, मान लो आपको कोई बिजनेस खोलना है, छोटा सा भी, आपको कोई खाने की दुकान खोलनी, रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है। तो करना क्या था ना, आपको अधिकारियों के पास जाना पड़ता था, इतने लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब जब लाइसेंस लेने जाओगे, अधिकारी कहेगा कल आना, परसों आना, 1 साल बाद आना, 2 साल बाद आना। इस वजह से चलती थी घूस, बहुत ज्यादा पैसा जो है करप्शन बहुत होने लगा था। तो इससे क्या था ना, इन्वेस्टमेंट भी कम आती थी बाहर के देशों से। तो इसको सही करने के लिए लिबरलाइजेशन लाया गया, मतलब सरकार का जो हस्तक्षेप होगा अर्थव्यवस्था में वो कम होगा, टैक्स को सही करा जाएगा, टैक्स कम लगाए जाएंगे, बाहर के देशों की जो कंपनियां वो इन्वेस्टमेंट भारत में अच्छे से कर सके। तो ये था आपका लिबरलाइजेशन। और उस समय आपको पता है कि लिबरलाइजेशन जो लाया गया था, गल्फ वॉर चल रही थी, तेल की कीमत बहुत ज्यादा थी, हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत कम बचा था। तो पूरी अर्थव्यवस्था जो थी ना काफी ज्यादा कम हो चुकी थी हमारी, उसको सही करने के लिए ये पॉलिसी आई थी। तो यही मैंने आपको अच्छे समझाया। तो यही थी पूरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन जो हैं और सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर तब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, यूपी पीसीएस 2024 के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। एक ही जगह पे रह के कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।